नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को BTC सेकंड सेमेस्टर के प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास विषय के फर्स्ट चैप्टर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्राविधान एवं प्रतिबद्धताएं एवं बाल अधिकार पर आधारित कुछ दीर्घ-उत्तरीय तथा कुछ अतिलघु-उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा, जो कि प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। इसलिए मेरे वीडियो को एंड तक देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के प्रवेश हेतु विद्यालय एवं शिक्षकों के क्या दायित्व निर्धारित किए गए हैं। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के प्रवेश हेतु विद्यालय एवं शिक्षकों के क्या दायित्व निर्धारित किए गए हैं। ये देखिए, क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, स्कूल और शिक्षकों के दायित्व क्या हैं। तो देखिए, सरकारी विद्यालय निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे, साथ ही निजी और विशेष श्रेणी वाले विद्यालयों को भी आर्थिक रूप से निर्बल समुदायों के बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25% स्थान आरक्षित करना होगा। फिर देखिए, कोई भी विद्यालय प्रवेश लेने के लिए ना तो कोई अनिवार्य दान या चंदा ले सकेगा और ना ही अभिभावक बच्चे के चयन के लिए कोई प्रणाली अपना सकेगा। प्रवेश देने के लिए अनिवार्य रूप से चंदा या दान लेने की स्थिति में उसे 10 गुना अर्थदंड देना पड़ सकता है और चयन प्रणाली अपनाने के लिए पहली बार ऐसा करने पर 25,000 और उसके बाद अपनाई गई हर प्रक्रिया पर 50,000 का दंड देना होगा। यदि कोई स्कूल पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी प्रदान कर रही है तो उसे इन कक्षाओं में सीटें आरक्षित करनी होंगी। इन बच्चों के खर्च को राज्य सरकार वहन करेगी। फिर देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे की उम्र का निर्धारण जन्म प्रमाण के द्वारा किया जाएगा, जो कि जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण 1986 के अनुसार दिया जाएगा। लेकिन प्रमाण पत्र के अभाव में किसी भी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा और ना ही स्कूल से निष्कासित किया जाएगा जब तक कि वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी न कर ले। फिर देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी बच्चे को शारीरिक या मानसिक यातना नहीं दी जाएगी। ऐसा किए जाने पर सेवा नियमों के तहत उस व्यक्ति पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। फिर देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, अनुदान न पाने वाले निजी स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूल एक प्रबंधन समिति का गठन करेंगे। इस समिति में स्थानीय सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि और स्कूल में नामांकित बच्चों के अभिभावक होंगे। कुछ सदस्यों में 3/4 सदस्य अभिभावक में से होंगे। वंचित और कमजोर तबके से तथा महिलाओं से पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा। इस समिति के अग्र कार्य होंगे। देखिए, पहला है स्कूल के कार्यों का अनुसरण करना, स्कूल के कार्यों का अनुसरण करना। फिर दूसरा है स्कूल विकास की योजना बनाना और संस्तुत करना। फिर देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, सरकार या स्थानीय सरकार अथवा अन्य कहीं से प्राप्त अनुदान के खर्चों का अनुसरण करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, अन्य सुझाए गए कार्यों को करना। आगे देखिए, स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा बनाई गई स्कूल विकास की योजना राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों पर अनुदान देने का आधार बनेगी। फिर आगे देखिए, शिक्षकों के दायित्व निम्नलिखित होंगे, यानी कि शिक्षकों के दायित्व देखिए क्या होंगे। तो पहला है, नियमित समय से स्कूल में उपस्थित होना, नियमित समय से स्कूल में उपस्थित होना। फिर नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाना, उसे पूरा करना, निर्धारित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना। फिर प्रत्येक बच्चे को सीखने की योग्यता का आकलन करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, नियमित अभिभावक बैठकें आयोजित करना और बच्चे की नियमितता, उपस्थिति, सीख में प्रगति के बारे में चर्चा करना। फिर देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अतिरिक्त बताए गए अन्य दायित्वों को निभाना।
आगे देखिए, इस अधिनियम के लागू होने के 6 महीने बाद राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षक छात्र अनुपात अधिनियम की अनुसूची के अनुसार हर एक स्कूल में होगा। इसके लिए गैर शैक्षणिक कार्यों, सिर्फ जनगणना, चुनाव और आपदा राहत को छोड़कर शेष शिक्षकों को हटाया जाए। नियुक्त करने वाले अधिकारियों को यह ध्यान रखना होगा कि विद्यालय में शिक्षकों की कुल रिक्तियां स्वीकृत पदों से 10% से अधिक नहीं रहें। फिर देखिए आगे अतलगुत्तरीय क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं। तो देखिए, पहला अतलगुत्तरीय क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा संबंधी क्या संस्तुति है? संविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा संबंधी क्या संस्तुति है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21A संविधान के भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार में निहित राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। यह राज्य द्वारा निर्धारित कानून के अंतर्गत होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की धारा 29(2) में क्या प्राविधान है? संविधान की धारा 29(2) में क्या प्राविधान है? तो देखिए धारा 29(2) राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्था में किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति, प्रजाति, जाति, भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 45 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक हेतु क्या कहा गया है? धारा 45 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिक हेतु क्या कहा गया है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा धारा 45 राज्य के इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए जब तक वे 14 वर्ष के नहीं हो जाते निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अधिकारों की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 में की। इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों हेतु मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसंबर 1992 को स्वीकार किया। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अधिकारों के प्रमुख 4 बिंदु बताइए। तो देखिए बाल अधिकारों के प्रमुख 4 बिंदु हैं। पहला है बच्चों को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार। बच्चों को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार। और नंबर 2 है प्रत्येक बच्चे को अपनी राष्ट्रीयता, नाम एवं पारिवारिक नाम बनाए रखने का अधिकार। फिर नंबर 3 है बच्चों के माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अलग न करना। फिर चौथा है माता पिता अथवा परिवार से पुनः एकीकरण और संबंध बनाए रखने का अधिकार। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे विद्यार्थियों में सभी धर्मों के प्रति आदर विकसित हो सके? विद्यालयों में किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे विद्यार्थियों में सभी धर्मों के प्रति आदर विकसित हो सके? ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2016 में पूछा गया है, तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आगे इसका आंसर हो जाएगा विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि उनके अंदर यह भाव उत्पन्न हो सके कि सभी धर्मों का आदर एवं सम्मान करना चाहिए, सभी धर्मों की अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए, परस्पर सहयोग, सहकारिता, प्रेम, विश्वास तथा प्रत्येक व्यक्ति के धर्मों, विचारों, आस्थाओं, विश्वासों का सम्मान करने की विश्व बंधुत्व की भावना विकसित की जा सकती है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षा का व्यय भार कौन वहन करेगा? बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षा का व्यय भार कौन वहन करेगा? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा विधेयक
के अनुसार शिक्षा पर व्यय का भार केंद्र एवं राज्य सरकारें संयुक्त रूप से वहन करेंगी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने पर सरकारी व्यय प्रतिवर्ष कितना बढ़ेगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, बाल शिक्षा अधिकार के अंतर्गत सभी को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने पर सरकारी व्यय प्रतिवर्ष 12,000 करोड़ का भार बढ़ेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट रखी गई है? ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2015 में पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। शिक्षकों को निजी ट्यूशन चलाने की छूट नहीं होगी, साथ ही शिक्षकों को गैर शिक्षण गतिविधियों में भी शामिल होने से रोका जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल शिक्षा अधिकार कानून को लागू करने हेतु प्रदेश में कितने नए प्राथमिक स्कूल तथा कितने उच्च प्राथमिक विद्यालय चाहिए? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, प्रदेश में शिक्षा के अधिकार कानून को लागू करने के लिए 4,596 नए प्राथमिक स्कूल, 2,349 नए उच्च प्राथमिक विद्यालय व अन्य आवश्यक सुविधाओं का विकास करना होगा, जिसका अनुमानित खर्च 3,800 करोड़ है। जिसका अनुमानित खर्च 3,800 करोड़ है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 31 मार्च 2009 में कुल कितना व्यय हुआ? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, सभी को बुनियादी शिक्षा के दायरे में लाने के लिए प्रदेश में सन 2001 से 2 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी। इस अधिनियम के अंतर्गत 31 मार्च 2009 तक सूबे में 13,328.79 करोड़ खर्च किए जा चुके थे। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।